हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि केमिकल सेक्टर के अंदर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स को एक जगह से खरीदती है और दूसरी जगह फिर बेचने का काम करती है। सो ये ट्रेडिंग का ये काम करने वाली कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है यहाँ पर निकल के आ रहा है सामने, सिटी कैम इंडिया। अब ये कंपनी जो है यहाँ पर अच्छे खासे पैसे उठा रही है। छोटी कंपनी है आज के दिन और छोटे ही पैसे उठा रही है। 47 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी द्वारा, उस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, और 12 करोड़ 60 लाख रुपए उठाना चाह रही है 47 करोड़ रुपीज़ लगा के अपनी वैल्यू कंपनी की, राइट। अब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 83% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ 161% रह जाने वाली है। दैट्स अगेन काइंड ऑफ लोअर साइड एसएमई कंपनी के लिए, बिकॉज छोटी कंपनी है और इतनी ठीक ठाक 40% लूज कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, अब कंपनी क्या काम करती है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी बाइंग एंड सप्लाइंग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बल्क ड्रग्स एंड फूड केमिकल्स टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नहीं कैटर करते हैं, ये बहुत और भी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कैटर करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल, पेपर, डेयरी, पेंट, डाइज, इंटरमीडिएट, सोप मेकिंग, जैसे कास्टिक सोडा हो गया। तो ये कुछ काफ़ी सारे जो केमिकल्स होते हैं ये कंपनी बनाती नहीं है, कहीं और से उठाती है और बाद में इनको कहीं और पे बेचती है। सो बीच का काम करती है, बिचौलिए का, राइट। अब यहाँ पर ये कंपनी की हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है लगभग 12 करोड़ रुपए, उनका करने क्या वाली है, रीज़न क्या बताया है कंपनी ने कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो वो पहले बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, खरीदना है। दूसरा, जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स खरीदने हैं। तो यहाँ पे बेसिक रीज़न यानी उन्होंने बताया जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। दैट्स अगेन नाइस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के अंदर में जो मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है मिस्टर आरिफ इस्माइल मर्चेंट। तो ये मेन कर्ता धर्ता, इनके पास में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग आईपीओ से भी पहले थी और अच्छी खासी आईपीओ के बाद भी रह जाने वाली है मेन, अच्छा खासा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में आज के दिन जो केसेज चल रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। 35 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देयर आर गोइंग ऑन अगेंस्ट आवर कंपनी। अब यहाँ पे टैक्स प्रोसीडिंग भी 16 चल रही हैं कंपनी के ऊपर में। उसके अलावा मटेरियल पेंडिंग सिविल केसेस जो चल रहे हैं वो भी 3 चल रहे हैं। सो एक काफ़ी बड़े अमाउंट ऑफ केसेस कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं आज के दिन, वो भी इतनी छोटी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी कुछ केसेस की यहाँ पे जो लेने की कोशिश की, स्क्रीनशॉट्स आप उनको देख पाएंगे। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ आपके सिविल केसेस जो चल रहे हैं उसके खिलाफ है कि 80 लाख रुपए का केस हो रखा है कंपनी के खिलाफ। यहाँ पर एक केस और का जिसके नीचे यहाँ पे है 75 लाख रुपए का केस हो रखा है कंपनी के खिलाफ। यहाँ पर 20 लाख का केस हो रखा है। क्रिमिनल केसेस के अंदर में कंपनी को यहाँ पर अच्छे खासे केसेस हो रखे हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर में ये देखो, मिस दीपक डाई एंड केमिकल एजेंसीज, तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसने भी अच्छे खासे केसेस यहाँ पर कर रखे हैं। रोहिणी कोर्ट के अंदर 5-5 लाख के, बहुत सारी इन्होंने 5-5 लाख के केसेस कर रखे हैं, लगभग एक ही कंपनी ने कर रखे हैं। दीपक वालों ने 18 केसेस, तो 17-18 केसेस तो इन्होंने कर रखे हैं। इसके बाद में दूसरे का से वत्सल किशोर शाह, इन्होंने 5-5 लाख के 22 लाख 53 लाख का चेमुरा। सो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केसेस इनके खिलाफ में हो रखे हैं, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर में इनके खिलाफ चल रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के खिलाफ नहीं चल रहे हैं, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। बिकॉज कंपनी यहाँ पर बोल रही है कि यहाँ पे ऑल द क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट आवर डायरेक्टर आर एज सेम एज द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट आवर कंपनी, राइट। तो पर डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनमें मतलब डायरेक्टर्स का भी नाम है। सो अब ये कंपनी के खिलाफ इतनी छोटी होते हुए इतने बड़े केसेस चलना, वो भी इतने बड़े ज़्यादा अमाउंट्स के, जो कि इस कंपनी को फ्यूचर के अंदर में बहुत ज़्यादा धक्का दे सकता है। अब कंपनी के पास में ऐसा कुछ खास बिजनेस भी है नहीं, क्योंकि खरीदती एक जगह से दूसरी जगह बेच देती है। तो बिचौलिए का काम है, ट्रेडिंग का काम है, खुद मैन्युफैक्चर तो करती नहीं है। तो वो भी यहाँ पर कुछ अलग से कुछ है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कब बनी थी, तो 1992 के अंदर में कंपनी बनी हुई है। और उसके बाद में अभी इसके पास में कुछ ज़्यादा माइलस्टोन्स भी इन्होंने अचीव नहीं किया। 1999 में इन्होंने लास्ट टाइम माइलस्टोन अचीव किया था जब इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। वो कंपनी के लिए एक माइलस्टोन है कि हमने अपना नाम चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में कोई सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनीज नहीं है। ये मेन जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता है उनका थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर कंपनी के पास में अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि चलो कंपनी के पास में धंधा कुछ खास नहीं है, कंपनी के ऊपर केसेज अच्छे खासे हो रखे हैं, तो कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर कुछ नहीं है। कंपनी के पास में 2 ऑफिसेज हैं
और ऑफिसेज के नाम पे जो एरिया है वो 148 स्क्वायर फीट, 210 स्क्वायर फीट, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब इतनी सी प्रॉपर्टी के अंदर इतने करोड़ का माल ये कंपनी बेच कैसे ले रही है, वही बड़ी बात है। स्क्वायर फीट्स मतलब इतना, एक 14x10 का कमरा। नेक्स्ट अगर कंपनी हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 9 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल रहे हैं जो कि होल टाइम है। बाकी कंपनी बोलती है कि ये सिर्फ हमने परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, बाकियों की नहीं दी है। मेरे को लग रहा है बाकी है ही नहीं। अब जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, बाकी क्या किसका नाम देंगे। ये कुछ जो ड्रग्स हैं यहाँ पर, सॉरी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर कंपनी डील करती है, राइट। इनकी फ़ोटो आपको अगर देखनी तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी खुद ही बोल रही है कि हमारा जो बिज़नेस है जिसमें हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी चाहिए सप्लायर्स के ऊपर में। दूसरा, हमारे पास में कंपटीशन इस सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा है, टफ कंपटीशन, मार्जिन भी बहुत कम है। दूसरा, कंपनी जो माल खरीदती है और जो माल बेचती है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है टोटल 5 ही कस्टमर से आ रहा है और महाराष्ट्र में ही आ रहा है, सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स। तो एक ही कस्टमर से कंपनी का मेनली 90% रेवेन्यू आ जा रहा है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, और टॉप 5 कस्टमर से 95% रेवेन्यू आ जा रहा है। कि अब कंपनी को कुछ कहाँ बिक रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो 5 कस्टमर्स के लिए आपको दिखाना किसी की, यार भाई तू मेरा माल खरीद ले, मेरे को थोड़ा सा रेवेन्यू दिखाना है, अपने कंपनी के रेवेन्यू दिखाना, उसके बाद में मुझे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना और फिर मुझे कुछ और करना है, उसके साथ में कुछ और बड़े बड़े काम करने। तो वो आसान काम है, टॉप मतलब 2-4 कस्टमर्स को बेचना। दूसरा, यहाँ पर कंपनी के पास में जो टॉप सप्लायर्स हैं, तो सप्लायर तो यहाँ पर कंपनी के पास में टॉप 5 से 100% कंपनी सप्लाई ले रही है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके अंदर में कंपनी डील करती है, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब कंपनी का थोड़ा सा हम RHP के अंदर में बैलेंस शीट की भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है दैट इज 68 करोड़ रुपीज़। अब जो मोस्टली कंपनी में जितना पैसा पड़ा हुआ है जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इज लगभग 7.5 करोड़ रुपया, बाकी जितना भी पैसा कंपनी में है वो उधारी का। इधर मीन्स की कंपनी की 68 करोड़ रुपए में से सिर्फ 10 लाख रुपए हैं जो कि कंपनी के, बाकी 58 करोड़ रुपए का कंपनी ने सिर्फ माल किसी से उठा रखा है, उधारी में उठा रखा है। तो वो इन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया कि हमारे पास में इतने का माल पड़ा हुआ है, हमने किसी और से उधारी में उठा के रखा हुआ है, तो बैलेंस शीट की साइज बन गई। अब वो जो उधारी में उठा रखा है वो माल का पैसा कहाँ है, तो अब बोल रहे हैं कि 37 करोड़ का माल तो हमारे पास में पड़ा हुआ है एज एन इन्वेंट्री, माल पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर में, और दूसरा 30 करोड़ का जो माल है वो अभी तक बिक चुका है बट उसका पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है, वो एक साइकिल बंधी हुई है। अब यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो ये ट्रेड्स पेबल जो दिखा रहा है 58 करोड़ का, इसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है कंपनी ने अपना जो माल तो उठाती है ना कहीं से, तो उसका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है कंपनी की जो रिलेटेड पार्टी है उसी से 26 करोड़ का पेमेंट इनको करना है। दैट मीन्स कि इन्होंने जहाँ से माल उठाया वो इन्हीं की खुद की दूसरी कंपनी, वहाँ से माल उठा लिया और कहीं और पे बेच दिया। अब जहाँ पे बेचा है वहाँ पे भी उधारी पड़ी हुई है और बाकी जो माल है पीछे पड़ा हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर इस माल के अगर अलावा देखें तो पूरी खाली पड़ी हुई है, कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बैलेंस शीट की तो अब राइट नेक्स्ट, अब रेवेन्यू स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 85 करोड़ का माल बेचा 21-22 में, फिर 20 करोड़ का माल बेचा 22-23 में, और 19 करोड़ रुपए का माल बेचा यहाँ पर 23-24 में। और पिछले 3 महीनों के अंदर जून 31 थर्ड अप टू 3 जून 2024, मतलब इन्होंने लगभग 2-2.5 महीने का डेटा दिया, उसमें बोल रहे हैं कि हमने 1 करोड़ का माल बेचा है, तो 2 महीने में 1 करोड़ का तो 6 करोड़ का हो जाएगा। तो 10 करोड़ का माल बेच लोगे तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स तो कंपनी अब खैर ट्रेडिंग के अंदर में है, तो अब दिखा दो, अब समझने वाले समझ गए, राइट। अब नेक्स्ट कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो की तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ी पड़ी है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। उससे पहले 3 साल पहले की भी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, उसके बाद में थोड़ा बहुत कैश फ्लो पॉजिटिव आया है। और वो जो कैश फ्लो पॉजिटिव आया है उसके अंदर में कंपनी ने यहाँ पर जो इन्वेंट्री बच रखी है उसका यहाँ पर पैसा बचा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो कैश फ्लो पॉजिटिव आया है दैट टू बिकॉज ऑफ द अदर करंट एसेट्स। और यहाँ पर ट्रेड्स पेबल में पैसा गया है, यहाँ पर पैसा जो है ट्रेड रिसीवेबल वाला पैसा आया है। सो बैलेंस कैश फ्लो में भी कुछ खास नहीं है। तो अब ओवरऑल कंपनी को अगर हम लोग थोड़ा सा टर्म में देख लेते हैं तो कंपनी इज सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग सम केमिकल्स टू द अदर फैक्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज। कुछ चुनिंदा कस्टमर से उठाती है माल, चुनिंदा कस्टमर्स को बेच देती है, बीच में एक ट्रांजेक्शन दिखा देती है, बैलेंस शीट खाली पड़ी है उसके अलावा, नेट P&L स्टेटमेंट खाली पड़ा हुआ उसके अलावा, और यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ खास दम है नहीं। सो ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में देखा जाए
तो आई थिंक इस कंपनी को सिर्फ लिस्ट ही इसलिए किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में बस लिस्ट करना है, हमें कंपनी को लिस्ट करवाना है, उसके बाद में हमें जो देखेंगे वो करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है जिंदा, वो कभी नीचे गिर जाती हैं, फिर नीचे से उठ के ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे वापस गिर जाती हैं, फिर 2-4 साल वहीं पड़ी रहती हैं, फिर वापस उठने चलो हो जाते हैं, कोई रीज़न पता नहीं। एक बंदा खरीदता है, दूसरा ये बंदा बेच देते हैं, प्रमोटर्स दूसरे प्रमोटर्स को बेच देते हैं, फिर वो प्रमोटर्स थोड़ा सा उसको भगाते हैं, कुछ उधर उधर करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, तीसरा प्रमोटर आते हैं, फिर अगेन इधर उधर करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सब केस यहाँ जो चीज़ है यहीं पर देखने को मिल सकती है। भाई ये मेरा टेक है, बाकी हो सकता है कि प्रमोटर सीरियस हों बिजनेस को लेकर और फ्यूचर में वापस एक अच्छी कंपनी बनाए, वो आगे देखने को हमें मिल जाएगा अगर आगे के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आगे आगे कुछ सुधार दिखना चालू होता है तो, राइट। सो आई एम होपिंग कि प्रमोटर्स इस पे ध्यान दें थोड़ा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई एम नेगेटिव ऑन दिस कंपनी। वो आके आप अपना और रिसर्च करें, उसके हिसाब से डिसीजन लें अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।